नमस्कार, मेरा नाम रचना यदुवंशी है और आजकल मैं आपको गोदान सुना रही हूँ। गोदान के 6ठे अध्याय में आपका स्वागत है। 5वें अध्याय में आपने क्या सुना, मैं बहुत थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। 5वें अध्याय में आपने देखा कि भोला जो है वो हुरी को गाय देने का वादा कर चुका है। वो इसलिए वादा कर चुका है क्योंकि उसने मुफ्त में हुरी से भूसा लिया है। हुरी ने मुफ्त में भूसा न केवल दिया है बल्कि सामर्थ्य से ज़्यादा दिया है, क्योंकि उसे गाय का बहुत बेसब्री से इंतज़ार है, जिसका आश्वासन भोला ने दिया है। आगे इसी क्रम में प्रेमचंद जी ने भोला के चतुर व्यावसायिक बुद्धि का थोड़ा सा वर्णन किया है और साथ ही बहुत सारी चीज़ें प्रेमचंद जी ने लिखी हैं कि होरी कैसे बहुत व्यग्र है, बहुत बेचैन है अपने घर की चौखट पर वो गाय बांधने के लिए, और उसके मनोभावों का वर्णन किया है प्रेमचंद जी ने कि वो क्या क्या सोच रहा है। रात में उसे नींद भी नहीं आ रही है कि गाय आने वाली है, उसके घेर पर आगे द्वार पर बंधने वाली है। लोग क्या सोचेंगे, क्या नज़र मारेंगे या उसे बधाई देंगे, भाई क्या सोचेंगे, उसके बच्चों की सेहत का क्या भविष्य होगा। ये सब सोचता हुआ हुरी जो है वो बहुत सुबह नांद गाड़ने के लिए भी उठ जाता है। ये सब आपने सुना। अंतिम पैराग्राफ में एक नई चीज़ लिखी है प्रेमचंद जी ने, एक नया प्रसंग छेड़ा है कि बांस की वस्तुओं का व्यवसाय करने वाला व्यक्ति, जिसे चौधरी कहा जाता है, बंसोर है वो बेसिकली, तो वो जो है वो हुरी के यहाँ आया है और बांस वो काट के ले जाता है। ऐसा प्रेमचंद जी ने दिया है कि वो उनका पुराना है उनसे कि वो हुरी के यहाँ आता है और बांस काट करके ले जाता है। अब ये जो बांस काटने का जो सौदा है ये बहुत रोचक है, और यहाँ पर अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो प्रेमचंद जी ने हुरी के छोटी से बेईमानी करने के मनोभाव को रेखांकित किया है। और वो होता ये है कि हुरी और चौधरी में ये सौदा तय होता है कि 25 रुपये में बांस लिए जाएंगे, लेकिन किसी वार्तालाप में हुरी जो है वो चौधरी से कहता है कि तुम भाइयों को मत बताना इतना ज़्यादा। तो तुरंत चौधरी अपनी व्यावसायिक बुद्धि का प्रयोग करते हुए हुरी से कहता है कि ठीक है, मैं तो 15 ही बता दूंगा भाइयों को कि 15 में लिए गए, अगर तुम 20 में मुझे दे दो। तो ये जो है 5 रुपए की जो चोरी छोटी सी की है हुरी ने, इसका रेखांकन प्रेमचंद जी ने 5वें अध्याय के अंतिम पैराग्राफ में किया है। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि जो हमेशा किसी प्रसंग में कुछ पंक्तियां बहुत ही मन को छूने वाली प्रेमचंद जी लिखते हैं, तो उसमें जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी और आपको भी लगी होंगी वो मैं आपको बताती हूँ। कि उन्होंने लिखा था कि व्यवहार में हम भाई के अर्थ का कितना ही दुरुपयोग करें, लेकिन उसकी भावना में जो पवित्रता है वह हमारी कालिमा से कभी मलिन नहीं होती। ये पंक्तियाँ मुझे बहुत अच्छी लगी, और भाई की जगह बहन भी हो सकता है। मुझे लगता है कि ये पंक्तियाँ आपको भी छुई होंगी। आगे सुनिए 6ठे अध्याय में क्या होने जा रहा है। ऊख की सिंचाई हो रही थी। हीरा बहू यानी हीरा की बहू कलेवा लेकर कुएं पर जा रही थी। चौधरी को बांस काटते देख घूंघट के अंदर से बोली, कौन बांस काटता है, यहाँ बांस नहीं कटेंगे। चौधरी ने हाथ रोककर कहा, बांस मोल लिए हैं, 15 रुपए सैकड़े का बयाना हुआ है, सेंत में नहीं काट रहा हूँ। हीरा बहू अपने घर की मालकिन थी। उसी के विद्रोह से भाइयों में अलगोजा हुआ था। धनिया को परास्त करके वो शेर हो गई थी। हीरा कभी कभी उसे पीटता था। अभी हाल ही में इतना मारा था कि कई दिन तक वो खाट से नहीं उठ पाई थी, लेकिन उसका अपना पदाधिकार था कि वो किसी को नहीं छोड़ती थी। हीरा क्रोध से उसे मारता था, लेकिन चलता उसी के इशारों पर था, उसके घोड़े की भांति, उसी घोड़े की भांति जो कभी कभी स्वामी को लात मारकर भी उसी के आसन के नीचे चलता है। कलेवी की टोकरी सिर से उतार कर बोली, 15 रुपये में हमारे बांस नहीं जाएंगे। चौधरी औरत जात से इस विषय में बातचीत करना नीति विरुद्ध समझता था। बोला, जाकर अपने आदमी को भेज दो, जो कुछ कहना हो वही आकर कहें। हीरा बहू का नाम था पुन्नी। बच्चे 2 ही हुए थे, लेकिन ढल गई थी। बनाव सिंगार से समय के आघात का शमन करना चाहती थी, लेकिन गृहस्थी में भोजन ही ठिकाना न था, भोजन का ही ठिकाना न था। सिंगार के लिए पैसे कहाँ से आते। इस अभाव और विवशता ने उसकी प्रकृति का जल सुखाकर कठोर और शुष्क बना दिया था, जिस पर एक फावड़ा भी उचट कर चलता था। समीप आकर चौधरी का हाथ पकड़ने की चेष्टा करती हुई बोली, आदमी को क्यों भेज दूं, जो कुछ कहना है मुझसे कहो। मैंने कह दिया कि बांस नहीं कटेंगे। चौधरी हाथ छुड़ाता था और पुन्नी बार बार उसका हाथ पकड़ लेती थी। 1 मिनट तक यही हाथापाई होती रही।
अंत में चौधरी ने जोर से उसे पीछे ढकेल दिया। पुन्नी धक्का खाकर नीचे गिर पड़ी, मगर फिर संभली और पांव से तल्ली निकालकर चौधरी के सिर, मुंह, पीठ पर अंधाधुंध मारने लगी। बंसोर होकर उसे ढकेल दिया, उसका इतना अपमान। मारती जाती थी और रोती जाती थी। चौधरी उसे धक्का देकर नारी जाति पर बल का प्रयोग करके गच्चा खा चुका था। खड़े खड़े मार खाने के सिवा इस संकट से बचने का उसके पास और कोई ऐसे लग रहा था कि चारा नहीं था। पुन्नी का रोना सुनकर हुरी भी दौड़ता हुआ आया। पुन्नी ने उसे देखकर और जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। हुरी ने समझा चौधरी ने पुनिया को मारा है। खून ने जोश मारा और अलगौजे की ऊंची बांध को तोड़ता हुआ सब कुछ अपने अंदर समेटने के लिए बाहर निकल पड़ा हुरी। चौधरी को जोर से एक लात जमाकर बोला, अपना भला चाहते हो चौधरी तो यहाँ से चले जाओ, नहीं तुम्हारी लाश उठेगी। तुमने अपने को समझा क्या है? तुम्हारी इतनी मजाल कि मेरी बहू पर हाथ उठाओ। चौधरी कसमें खा खा कर अपनी सफाई देने लगा। तलियों की चोट में उसकी अपराधी आत्मा मौन थी। यह लात उसे निरपराध मिली और उसके फूले हुए गाल आंसुओं से भीग गए। उसने बहू को छुआ भी नहीं। क्या यह इतना गवार है कि महतो के घर की औरतों पर हाथ उठाएगा? होरी ने अविश्वास करके कहा, हाँ, आंखों में धूल मत झोंको चौधरी, तुमने कुछ कहा नहीं तो बहू झूठ रोती है क्या? रुपए की गर्मी है तो वो निकाल दी जाएगी। अलग हैं तो क्या हुआ, है तो एक ही खून। कोई तिरछी आंख से देखे तो आंख निकाल देंगे। पुन्नी चंडी बनी हुई थी, गला फाड़ कर बोली, तूने मुझे धक्का देकर गिरा नहीं दिया? खा जा अपने बेटे की कसम। हीरा को खबर मिली कि चौधरी और पुनिया में लड़ाई हो रही है। चौधरी ने पुनिया को धक्का दिया। पुनिया ने तल्लियों से पीटा। उसने पुर वहीं छोड़ा और ओंगी लिए घटनास्थल की ओर चल पड़ा। गांव में अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध था हीरा। छोटा डील गठा हुआ शरीर, आंखें कौड़ी की तरह निकल आई थीं और गर्दन की नसें तन गई थीं, मगर उसे चौधरी पर क्रोध नहीं था, क्रोध था पुनिया पर। वह क्यों चौधरी से लड़ी? क्यों उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी? बंसोर से लड़ने झगड़ने का उसका क्या प्रयोजन था? उसे जाकर हीरा से समाचार कह देना चाहिए था। हीरा जैसा उचित समझता करता। वह उससे लड़ने क्यों गई? उसका बस होता तो वह पुनिया को पर्दे में रखता। पुनिया किसी से बड़े मुंह खोलकर बात करे, यह उसे असहनीय लगता था। वह खुद जितना उद्दंड था, पुनिया को उतना ही शांत रखना चाहता था। जब भैया ने 15 रुपए में सौदा कर दिया तो वो बीच में कूदने वाली कौन है? आते ही उसने पुन्नी का हाथ पकड़ लिया और घसीटता हुआ अलग लेकर जाने लगा और खूब लातें जमाई। हरामजादी, तू हमारी नाक काटने पे लगी हुई है। तू छोटे छोटे आदमियों से लड़ती फिरती है। किसकी पगड़ी नीची होती है तू बता? एक लात और जमा कर उसने कहा, हम तो वहाँ कलेऊ की बाट जो रहे हैं और तू यहाँ लड़ाई लगाए बैठी है। इतनी बेशर्मी, आँख का पानी ऐसा गिर गया है, खोद कर गाड़ दूंगा। पुन्नी हाय हाय करती हुई जाती थी और कोसती जाती थी। तेरी मिट्टी उठे, तुझे हैजा हो जाए, तुझे मरी आवे, देवी मैया तुझे लील जाए, तुझे इन्फ्लुएंजा हो जाए, भगवान करे तू कोड़ी हो जाए, हाथ पांव कट कट कर गिरे। और गालियां तो हीरा खड़ा खड़ा सुनता रहा, लेकिन यह पिछली गाली उसे लग गई। हैजा मरी आदि में विशेष कष्ट न था। इधर बीमार पड़े, इधर विदा हो गए, लेकिन कोड़, घिनौनी मौत और उससे भी घिनौना जीवन, वह तिल मिला उठा। दांत पीसता हुआ पुनिया पर झपटा और झोंटे पकड़कर फिर उसका सिर जमीन पर रगड़ता हुआ बोला, हाथ पांव कटकर गिर जाएंगे तो मैं तुझे लेकर चाटूंगा। तू ही मेरे बाल बच्चों को पालेगी ना? तू ही इतनी बड़ी गृहस्थी चलाएगी? तू तो दूसरा भतार करके किनारे खड़े हो जाएगी। चौधरी को पुनिया की इस दुर्गति पर दया आ गई। हीरा को उदारता पूर्वक समझाने लगा, हीरा महतो अब जाने दो, बहुत हुआ। क्या हुआ अगर बहू ने मुझे मारा? मैं कोई छोटा तो नहीं हो गया। धन्य भाग की भगवान ने ये दिन तो दिखाया। हीरा ने चौधरी को डांटा, तुम चुप रहो चौधरी, नहीं मेरे क्रोध में पड़ जाओगे तो बुरा होगा। औरत जात इसी तरह बहकती है। आज को तुमसे लड़ रही है, कल दूसरों से लड़ेगी। तुम भले मानस हो, हंसकर टाल गए, दूसरा तो बर्दाश्त न करेगा। कहीं उसने भी हाथ छोड़ दिया तो कितनी आबरू रह जाएगी, बताओ। इस ख्याल ने उसके क्रोध को फिर भड़काया। लपका था कि होरी ने दौड़कर पकड़ लिया और उसे पीछे हटाते हुए बोला, अरे हो तो गया, देख तो लो कि देख तो लिया दुनिया ने कि कितने बहादुर हो। अब सीधे सीधे घर जाओ। हीरा अब भी बड़े भाई का अदब करता था और सीधे नहीं लड़ता था। चाहता तो एक झटके में अपना हाथ छुड़ा लेता, लेकिन इतनी बेअदबी कर नहीं सका। चौधरी की ओर देखकर बोला, अब खड़े ताकते क्या हो? जाकर अपना बांस काटो, मैंने सही कर दिया, 15 रुपए सैकड़े में तय है।
कहाँ तो पुन्नी रो रही थी, कहाँ झमक के उठी और अपना सिर पीट कर बोली, लगा दे घर में आग, तुझे और करना क्या है। भाग फूट गया कि तुझ जैसे के साथ पाला पड़ा, कसाई है तू बिल्कुल, लगा दे घर में आग। उसने कलेऊ की टोकरी वहीं छोड़ दी और घर की ओर चली। हीरा गर्जा, कहाँ जाती है, चल कुएं पर, नहीं तो खून पी जाऊंगा। पुनिया के पांव रुक गए। इस नाटक का दूसरा अंक वो खेलना नहीं चाहती थी। चुपके से टोकरी उठाई और रोती हुई कुएं की तरफ चल दी। हीरा भी पीछे पीछे चला। हुरी ने कहा, अब फिर मारधाड़ न करना, इससे औरत और बेशरम हो जाती है। धनिया के द्वार पर आकर हाँक लगाई। धनिया ने द्वार पर आकर हाँक लगाई, तुम वहां खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हो, कोई तुम्हारी सुनता भी है कि यूं ही शिक्षा दे रहे हो। उस दिन इसी बहू ने तुम्हें घूंघट की आड़ में दाढ़ी जार कहा था, भूल गए। बहुरिया होकर पराई मर्दों से लड़ेगी तो डांटी न जाएगी। होरी द्वार पर आकर नटखटपन के साथ बोला, और जो मैं इसी तरह तुझे मारूं? क्या कभी मारा नहीं है जो मारने की साध बनी हुई है? इतनी बेदर्दी से मारता तो तू घर छोड़कर चली जाती। पुनिया बड़ी गमखोर है। ओहो, ऐसे तो बड़े दर्द वाले हो, अभी तक मार का दाग बना हुआ है। हीरा मारता है तो दुलारता भी तो है, तुमने तो खाली मारना सीखा है, दुलार करना सीखा ही नहीं। नहीं, मैं ऐसी हूँ मैं, तभी तो तुम्हारे साथ निभाव हुआ है। अच्छा रहने दे, तू अपना बहुत बखान न कर। तू ही रूठ रूठ कर नैहर भागती थी, तब महीनों खुशामद करता था और तब जाकर आती थी तू। जब अपनी गरज सताती थी तब मनाने जाते थे लाला, मेरे दुलार से नहीं जाते थे। इसी से तो मैं सबसे तेरा बखान करता हूँ। वैवाहिक जीवन के प्रभात में लालसा अपनी गुलाबी मादकता के साथ उदय होती है और हृदय के सारे आकाश को अपने माधुर्य की सुनहरी किरणों से रंजित कर देती है। फिर मध्याह्न का प्रखर ताप आता है, क्षण क्षण पर बगुले उठते हैं और पृथ्वी कांपने लगती है। लालसा का सुनहरा आवरण हट जाता है और वास्तविकता अपने नग्न रूप में सामने आ खड़ी होती है। उसके बाद विश्राममय संध्या आती है, शीतल और शांत, जब हम थके हुए पथिकों की भांति दिन भर की यात्रा का वृतांत करते और सुनते हैं, तटस्थ भाव से, मानो हम किसी ऊंचे शिखर पर जा बैठे हैं जहां नीचे का जनरत हम तक नहीं पहुंचता। धनिया ने आंखों में रस भरकर कहा, चलो चलो चलो, बड़ा बखान करने वाले आए हो, जरा सा कोई काम बिगड़ जाए तो गर्दन पर सवार हो जाते हो। होरी ने मीठे उल्हाने के साथ कहा, ले अब तेरी यही बेइंसाफी मुझे अच्छी नहीं लगती। भोला से पूछ, मैंने तेरे बारे में उससे क्या क्या नहीं कहा। धनिया ने बात बदल कर कहा, देखो गोबर गाय लेकर आता है या खाली हाथ। चौधरी ने पसीने में लथपथ आकर कहा, मैं तो चलकर बांस गिन लो, कल ठेला लाकर उठाकर ले जाऊंगा। होरी ने बांस गिनने की जरूरत न समझी, चौधरी ऐसा आदमी नहीं है। फिर एक आध बांस बेसी काट भी लेगा तो क्या हो गया, रोज ही तो मंगनी बांस कटते रहते हैं। साहलगों में मंडिप बनाने के लिए लोग दर्जनों बांस काट ले जाते हैं। चौधरी ने 7.5 रुपए निकालकर उसके हाथ में रख दिए। होरी ने गिनकर कहा, और निकालो, हिसाब से 2.5 तो और होते हैं। चौधरी ने बेमुरव्वती से कहा, 15 रुपए में तय हुए हैं कि नहीं? 15 रुपए में नहीं, 20 रुपए में। हीरा महतो ने तुम्हारे सामने 15 रुपए कहे थे, कहो तो बुला लाऊं। तय तो 20 में ही हुए थे चौधरी, अब तुम्हारी जीत है, जो चाहो कहो। 2.5 रुपए निकलते हैं, तुम 2 ही दे दो। मगर चौधरी कच्ची गोलियां ना खेला था, अब उसे किसी का डर नहीं था। हीरा के मुंह में तो ताला पड़ा हुआ था, क्या कहे। होरी के मुंह में माथा ठोक कर रह गया, बस इतना ही बोला, ये अच्छी बात नहीं है। चौधरी 2 रुपए दबाकर तुम राजा ना हो जाओगे। चौधरी तीक्ष्ण स्वर में बोला, और तुम अपने भाइयों के थोड़े से पैसे दबाकर राजा हो जाओगे? 2.5 रुपए पर अपना ईमान बिगाड़ रहे थे, उस पर मुझे उपदेश देते हो? अभी पर्दा खोल दूं तो सिर नीचा हो जाएगा। होरी पर जैसे सैकड़ों जूते पड़ गए। चौधरी तो रुपए सामने जमीन पर रखकर चला गया, पर वह नीम के नीचे बैठा बड़ी देर तक पछताता रहा। वह कितना लोभी और स्वार्थी है, इसका उसे आज पता चला। चौधरी ने 2.5 रुपए दिए होते तो वो खुशी से कितना फूला न समाता, अपनी चालाकी को कितना सराहता कि बैठे बिठाए 2.5 रुपए मिल गए। ठोकर खाकर ही तो हम सावधानी के साथ पग उठाते हैं। धनिया अंदर चली गई, बाहर आई तो रुपए जमीन पर पड़े देखे, गिनकर बोली, और रुपए क्या हुए, 10 न चाहिए? होरी ने लंबा मुंह बनाकर कहा, हीरा ने 15 रुपए में दिए तो मैं क्या करता। हीरा 5 रुपए में दे, हम तो नहीं देते इन दामों में। वहां मारपीट हो रही थी, मैं बीच में क्या बोलता। होरी ने अपनी पराजय अपने मन में ही स्वीकार कर ली थी, जैसे कोई चोरी से आम तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़े और गिर पड़ने पर धूल झाड़ता हुआ उठ खड़ा हो कि कोई देख न ले। जीत की अपने आप ही जैसे डींगे मारने लगे। जीत में सब कुछ माफ है, हार की लज्जा तो पी जाने की वस्तु है।
आज इतना ही। अगले 7वें अध्याय में मैं बहुत जल्दी फिर आपसे मिलूंगी अगले रविवार। तब तक के लिए नमस्कार।